बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हाजिर हैं लेके सेकंड यूनिट का वीडियो है। यूनिट है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि केमिस्ट्री का है, जिसमें हम लोग आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन विथ टोटल एनर्जी ई एंड पोटेंशियल एनर्जी वी इज। 2 ऑप्शन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे 2 ऑप्शन और लिखा रहेगा, सेम थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ये है, सेकंड वाला बी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कब जब हमें एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद हो, लर्न होना चाहिए, पूरी तरह से अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको याद कर लें, डुअल स्क्वायर साई अपॉन डुअल एक्स स्क्वायर प्लस डुअल स्क्वायर साई अपॉन डुअल वाई स्क्वायर प्लस डुअल स्क्वायर साई अपॉन डुअल जेड स्क्वायर और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसको याद करना है आपको। याद होगा तो आसानी से आप कर पाएंगे, बस पहचान के टिक करना है। चलिए, इसमें कुछ और चीज़ें हमें समझना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लें उसको, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला इसमें जान लें, इसमें साई क्या होता है। साई इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। साई यहाँ पे क्या कहलाता है, वेव फंक्शन है। साई यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक, इज टोटल एनर्जी, वी इज पोटेंशियल एनर्जी, इज टोटल एनर्जी, वी इज पोटेंशियल एनर्जी, एच इज प्लॉन्क कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो छोटा सा पार्टिकल होगा उसका मास होगा। इसमें क्या होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पार्टिकल को वेव मानते हुए, वेव नेचर को डिस्क्राइब करते हुए इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन और देखें, इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। ये क्या, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो क्या बताता है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में स्पेस में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। क्या बताता है ये, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड एनर्जी को डिस्क्राइब करता है इन स्पेस में बताता है। स्पेस में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, उसको वेव मानते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, उसका पोजीशन क्या होगा। चले और बात करते हैं इस पर। इसमें आपको दिख रहा है जो डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साई एक वेव फंक्शन, इन फंक्शन के साथ ये डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर किया गया है। तो इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर। इसको देखें, अगर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डुअल स्क्वायर अपॉन डुअल जेड स्क्वायर, ये एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को ऐसे लिखा जाता है, डेल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या ये, लैप्लासियन ऑपरेटर है। डेल स्क्वायर, डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, इसको ऑपरेटर डेल ऑपरेटर बोलते हैं। इसको नेबला भी बोलते हैं, नेबला भी पढ़ते हैं, तो नेबला स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर है। ठीक, तो यहाँ जो साई हमारा वेव फंक्शन है उसका क्या लिया गया, उस पर क्या अप्लाई किया गया है, लैप्लासियन ऑपरेटर को अप्लाई किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है। चले और देखें क्या पूछ सकता, और दूसरी चीज़ ये पूछ सकता है। हाँ, एक चीज़ और समझ लें पहले। अभी कहा था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हैं, अनगिनत सोल्यूशन है, लेकिन उनमें से कुछ सोल्यूशन का ही सिग्निफिकेंस है, मतलब बाकी सभी यूजलेस हैं। तो इस एनर्जी की जिन वैल्यूज़ के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेफिनेट सोल्यूशन आता है, मतलब ऐसा सोल्यूशन आता है जो सिग्निफिकेंस रखता है। तो एनर्जी की उन वैल्यूज़ को बोलते हैं आइगन वैल्यूज़, EIGEN, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, एनर्जी की वो डिफरेंट वैल्यूज जिनके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है उसका सिग्निफिकेंस होता है, वो कहलाता है आइगन वैल्यूज। ठीक, और उन आइगन वैल्यूज के लिए, एनर्जी की उन वैल्यूज के लिए जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन प्राप्त होता है उस सोल्यूशन को बोलते हैं आइगन फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। उन सोल्यूशंस को बोलते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चले, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू चूंकि आ गया तो इसको और समझे क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या है। देखिए, किसी भी फंक्शन को आइगन फंक्शन तब बोल सकते हैं हम जब, जैसे मान लिया फंक्शन साई ले लिया, उस फंक्शन पे कोई भी ऑपरेटर अप्लाई किया जाए। ये यहाँ पर ये ऑपरेटर है, इस फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई किया तो रिजल्ट जो आना चाहिए एक कांस्टेंट वैल्यू को आनी चाहिए, रियल कांस्टेंट वैल्यू, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, ध्यान देंगे। रियल कांस्टेंट वैल्यू आ जाए और साथ में ये फंक्शन रिपीट हो जाए, तब हम इस साई फंक्शन को बोल सकते हैं कि हमारा आइगन फंक्शन है। देन साइज क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा।
कोई भी फंक्शन आइगन फंक्शन तब होगा जब उस पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आए और खुद वो फंक्शन फिर से आ जाए, अगेन रिपीट कर जाए। इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो साई को हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो रियल वैल्यूज आएगी आगे, रियल कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आपको करने अभी कराए जाएंगे, दो क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो एक तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्म में लिखा हुआ है, दूसरे फॉर्म में भी पूछ सकता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में पूछता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का सिंबल ये है, इसके फॉर्म में पूछ सकता है, जिसके फॉर्म में क्या होता है, एस साई इज इक्वल टू ई साई, एस साई इज इक्वल टू ई साई। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगा इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये भी है, लेकिन किस फॉर्म में है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में। तो इसको भी याद रखेंगे, इस फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में आ सकता है, तो इसको भी पहचान लें। ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ सकता है, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, जिस एटम के लिए पूछेगा उस एटम की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकाल के पुट कर देंगे। चलो मान लिया कोई एक एटम है, मान लो सपोज करो कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका जो नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, उस पर चार्ज कितना होगा, एटॉमिक नंबर उतना होता है जितने प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर, तो दोनों को ई लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, तो हम बोल सकते हैं अगर एटॉमिक नंबर Z है तो इसमें जेड इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, तो इसका चार्ज हो जाएगा ZE और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है ही। ठीक, इसका प्लस इसका माइनस, और इसके रेडियस को मान लें r, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है r। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है, फिजिक्स में पढ़े, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेडी और जेडी का जेडी इंटू ई हो जाएगा जेडी स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r। और चार्ज को साइन के साथ लेना, चिन्ह के साथ, तो न्यूक्लियस से पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन यहाँ सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ इतना रखा जाता है, इसको हटा लेते हैं। सिंपल करने के लिए माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर पुट कर दिया जाता है, सिंपल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, जेड स्क्वायर बाई आर। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए हम इसका एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। ठीक, इतना ही पुट करना है, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जेड स्क्वायर बाई आर कर देंगे, तो ये किसके लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा। वहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए, तो इतने टॉपिक आप याद रखेंगे तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विच वन कैन बी आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के लिए इनमें से कौन सा आइगन फंक्शन होगा, ये हमें पता करना है। तो क्या करेंगे हम, ये आइगन फंक्शन का कंडीशन ही हमारे पास अभी ऊपर लिखा हुआ है कि फंक्शन पे हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू इनटू फंक्शन आना चाहिए। तो चलो एक एक को चेक करते हैं। एक्स रेज पावर 4 को चेक करें, एक्स रेज पावर 4, इसका ऑपरेटर दिया डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, करें। एक्स रेज पावर एन, एक्स पे जब कोई पावर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को आगे लाते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर एक पावर कम कर देते हैं, तो 3। बायो के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। एक्स रेज पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, एन को आगे लाते हैं, एक्स पे एक पावर कम कर देते हैं, तो 4 आगे आ गया, एक कम हो गया, 3 हो गया, 4 इंटू एक्स क्यूब, ये आ गया हमारा। यहाँ पे देखें, यहाँ फंक्शन जो था एक्स रेज पावर 4 था, यहाँ पे फंक्शन एक्स रेज पावर 3 आ गया, डिफरेंट फंक्शन आ गया, मीन्स ये हमारा आइगन फंक्शन नहीं होगा, छोड़ दें इसको। ई पर पावर 2x ले लें, तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करें। चले यहाँ पर आ गया ई रेज पावर x, यहाँ पे समझना है, देखें e पर पावर x का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो ये e पर पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, वो ई रेज पावर x ही होता है। ठीक है, ई रेज पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेज पावर x। यहाँ पे ई रेज पावर x डायरेक्ट नहीं है, x के साथ कोई नंबर आ गया, कोई कांस्टेंट आ गया। ऐसे केस में हम एज्यूम एंड अटैच मेथड लगाते हैं। हम एज्यूम कर लेंगे कि ये ई रेज पावर 2x नहीं, ई रेज पावर x ही है, तो ई रेज पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज पावर x ही हो जाता है, तो ऐसे लिखेंगे 2x पढ़ेंगे x। अब एज्यूम करके कर दिया, अब अटैच क्या करना होगा, जिसको एज्यूम किया है x उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x को x एज्यूम किया तो 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन कांस्टेंट वैसे रह जाता है, बचेगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 ई रेज पावर 2x। इसमें देखें तो यही फंक्शन जो पहले था वही रिपीट हो गया और आगे एक कांस्टेंट नंबर आ गया, रियल नंबर, इसका मतलब ये हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा और ई रेज पावर 2x हमारा आइगन फंक्शन बन जाएगा। तो ई रेज पावर 2x को हम चेक
टिक कर देंगे, हमारा सही ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए हम लोग सी पे भी चर्चा कर लें कि सी क्या है, क्यों नहीं आइगन फंक्शन, उसको भी समझ लें। अगर तो e⁻²ix का डिफ्रेंसिएशन करें अगर, चलें तो e⁻x, इसको x एज्यूम कर लो तो e पर पावर x हो जाएगा, तो e पर पावर x 2ix हो गया। लेकिन इसको x एज्यूम किया तो इसके डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ix का डिफ्रेंसिएशन होगा, 2i कांस्टेंट है तो 2i आगे आ जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, कुल मिला के आ गया ये 2i e⁻²ix। अब हमें देखने में क्या लग रहा है कि फंक्शन हमारा रिपीट हो गया, इसका मतलब आइगन फंक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि आगे जो आइगन वैल्यू आना चाहिए था वो i मतलब इमेजिनरी नंबर, आई का मतलब जिसको आयोटा भी पढ़ते हैं, इसका वैल्यू होता है √-1। ये इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब हमारा आइगन फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। यहाँ लिखा ऑल ऑफ दिस, तो ऐसे ही गलत हो गया ये, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इफ e⁻x इज आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर d/dx देन आइगन वैल्यू इज। तो अगर ये ऑपरेटर d/dx के लिए आइगन फंक्शन है तो हम आइगन फंक्शन पे फिट बैठेगा, तो आइगन फंक्शन इसका कर दें, मतलब डिफ्रेंसिएशन कर दें, d/dx e⁻x सॉल्व करें, इसको देखें क्या आता है, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e पर पावर x एज्यूम कर लो तो e पर x हो गया, फिर इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax का डिफरेंशियल हो जाएगा a, यानी कुल मिला के आ गया a e⁻ax। यहाँ पे जो वैल्यू आई वही हमारा क्या आइगन वैल्यू है, तो a इज आइगन वैल्यू, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन, फॉर विच एटम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सेम फॉर हाइड्रोजन एटम। कह रहा किस इनमें से कौन से एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वही होगा जो हाइड्रोजन एटम के लिए होगा। तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो हमेशा सेम होगी, एटम कोई भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही होगा तो उसमें सिस्टम में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी एनर्जी उतनी रहेगी, यानी इक्वेशन सेम आ जाएगा। तो हमें बस ये पहचानना किसमें सेम, किसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। He+, पहला ऑप्शन दिया He+, हाइड्रोजन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिया तो एक ही बचेगा, लिथियम में 3 होते हैं, 2 निकाल दिया एक ही बचेगा, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस में आ जाएंगे, हम टिक कर देंगे क्योंकि दोनों सही है, हीलियम प्लस भी Li++, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 5th नंबर, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या कोई पार्टिकल होता है जब ये मूव करता है तो इसके पास दोनों नेचर होता है, एक तो पार्टिकल का नेचर यानी मटेरियल है, मैटर का नेचर है, पदार्थ का गुण है, और दूसरी चीज़ उसके पास वेव नेचर भी होता है। तो डी ब्रॉगली ने पार्टिकल को वेव मानते हुए, एक ड्यूअल नेचर मानते हुए पार्टिकल का वेवलेंथ का इक्वेशन डिराइव किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन। तो वो होता है λ=h/p। हमने पिछले वीडियोस में, पहले चैप्टर के वीडियोस में जब सॉल्व कर रहे थे तो इस पर 2-3 क्वेश्चन इस पर भी कराया है। तो λ क्या होता है, h/p जी, वेयर h इज प्लॉन्क कांस्टेंट, p इज द मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम इसको p के प्लेस पे हम v भी लिख सकते हैं, तो बोला जाएगा λ=h/p=h/mv। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, कहाँ दिख रहा है, बी में और सी दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ बी एंड सी। फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग है हमारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, इसका नोट्स बना लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ।